मेरे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की श्रृंखला में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और हम लोग आज पॉलिटी का एक टॉपिक लिए हैं संवैधानिक विकास से। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी का एक टॉपिक है संवैधानिक विकास से 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। आप बिहार दरोगा की परीक्षा दे रहे हो या बिहार बीपीएससी के लिए दे रहे हो या किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लगभग आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। संवैधानिक विकास से किसी भी परीक्षाओं में सवाल आपको रहते हैं। तो संवैधानिक विकास का हम लोग देख रहे हैं आज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 में जो एक्ट आया था उसको नाम क्या दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। एक्ट को हिंदी में ही कानून कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहता है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, मतलब उस समय के 1773 के समय के प्रधानमंत्री कहाँ के? ब्रिटेन के। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति, ध्यान दीजिएगा कौन समिति? गुप्त समिति के सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का संज्ञा दिया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का संज्ञा दिया गया। मेरी बात को समझिएगा, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। और कौन समिति बना था? तो गुप्त समिति। कौन? तो गुप्त समिति के सिफारिश पर। किस समिति के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था? तो गुप्त समिति के सिफारिश पर तत्कालीन ब्रिटिश पर लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में गुप्त समिति गठन किया गया और उसी समिति के सिफारिश पर 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, किसका? रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना। कंपनी के जो कार्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था उसको भारत और ब्रिटेन दोनों जगह नियंत्रित करना और कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करना था। कंपनी में कुछ जो दोष थी, बुराइयां थी, उसको दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब कह रहा है अगला पॉइंट, इस एक्ट के मुख्य प्रावधान निम्न है। इस एक्ट के मुख्य प्रावधान निम्न है। यहाँ से दो पॉइंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस समिति के सिफारिश पर? तो गुप्त समिति के सिफारिश पर। गुप्त समिति का जो गठन हुआ था किसके नेतृत्व में? तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब प्रावधान देखेंगे। पहला मुख्य है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मुख्य है। बंगाल के गवर्नर को ही क्या नाम दे दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। आप ध्यान दीजिएगा, 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों का जो नेतृत्व अब करेगा वो कौन करेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा। तीनों प्रेसिडेंसी का जो नेतृत्व करेगा वो कौन अब कर रहा है? बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर को ही अब क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला पॉइंट में, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग बना। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा। पहला गवर्नर जनरल था कौन? वारेन हेस्टिंग। अब अगला पॉइंट नोट में ही, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में, गवर्नर जनरल के था इनके 4 सदस्यीय परिषद था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को 4 सदस्यीय परिषद मिला और उस 4 सदस्य कौन कौन थे? ध्यान दीजिएगा, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन, नाम याद रखेंगे, मॉनसन और बरवेल, ये 4 नाम आप याद रखेंगे। नाम थोड़ा सा ब्रिटिश का है इसलिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप इसे किसी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछेगा कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्य में कौन शामिल था या कौन शामिल नहीं था। तो 4 नाम आप याद रखेंगे। शामिल कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन और बरवेल। इसके अलावे शामिल नहीं थे। तो जो शामिल पूछेगा तो यही 4 में से, नहीं बोलेगा तो 4 के अलावे जो होंगे शामिल नहीं था। तो आप इसको याद रखेंगे। तो इस अधिनियम 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है
है, उसके तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। और इस तरीके से बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग बना। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी था इसको, ठीक है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी ही शासन संभालने का काम किया इसमें। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्रारंभ किए गए दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये भी आपको परीक्षा के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। लॉर्ड क्लाइव दोहरी शासन प्रणाली लाया था, कहेगा दोहरी शासन प्रणाली कौन लाया, तो लॉर्ड क्लाइव लाया। तो कहेगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो दोहरी शासन प्रणाली चालू किया गया था उसको किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। चलिए अब अगला काफी मुख्य सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। कब हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, तो 1774 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट आप इसको कहते हैं अंग्रेजी में, उच्चतम न्यायालय भी आप कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय बोलिए, उच्चतम न्यायालय बोलिए, उच्च नहीं उच्चतम न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। तो स्थापना कब होता है, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में। और किस एक्ट के द्वारा इसका गठन होता है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो कलकत्ता में हुआ किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। स्थान कहाँ है, कोलकाता। कहाँ स्थापना हुआ है, तो कोलकाता में। इसका मुख्य न्यायाधीश ध्यान दीजिएगा कौन बने हैं, सर एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन बने, सर एलिजा इम्पे। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो कौन बनते हैं, सर एलिजा इम्पे बनते हैं। अन्य न्यायाधीश में ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, चैम्बर्स है, लिमेस्टर है और हाइड है। टोटल 4 सदस्य थे, ध्यान दीजिएगा टोटल कितना सदस्य था, 4 सदस्य था। तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड 3 को हो गया, और एक मुख्य न्यायाधीश कौन, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। यह एक अभिलेख न्यायालय था, यह एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह हुआ कि जो भी साक्ष्य प्रमाण रहेगा वो सब रिकॉर्डेड रहेगा, सब उसको एक दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड फॉर्म में किया जाएगा, उसी को आप क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय। मतलब सारे प्रमाण साक्ष्य जो हैं जो वो रिकॉर्ड रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, दीवानी या सिविल, फौजदारी, आपराधिक मुकदमे, फौजदारी या आपराधिक मुकदमे, नौसेना, धार्मिक मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त था। तो अब ध्यान दीजिएगा, विवाह हो गया, तलाक हो गया, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो मुकदमे दायर किए जाते हैं ये सब दीवानी मुकदमा होता है। अब हत्या है, चोरी है, डकैती है, ठीक है ना, लूटपाट है, यौन शोषण है, ये सब फौजदारी और आपराधिक मुकदमे होते हैं। नौसेना समझ रहे हैं, धार्मिक मामला, ये सब सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया था, ये कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बना था। वर्तमान समय में ध्यान दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय आपके दिल्ली में, वर्तमान समय में दिल्ली में, लेकिन ये कब की हम बात करें, 1774 ईस्वी की बात करें। और अभिलेख न्यायालय से ध्यान दीजिएगा, भारत में अभिलेख न्यायालय आपसे पूछेगा कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है वर्तमान समय में। और उस समय उच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहा, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय जो था आपका अभिलेख न्यायालय था। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती थी, तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद होती थी किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रबंधन शक्ति था किसमें नहीं था, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास, संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास पूछेगा किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और 1773 के कुछ और प्रावधान हैं जिसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को हिंदी में परिषद कहेंगे, उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया।
काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने शक्ति के दिया गया। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बंगाल के शासन के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। ध्यान दीजिएगा, अभी जो आप लोग को बताए थे गवर्नर जनरल के साथ जो 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन और बेरबेल, यही 4 सदस्य थे। तो 4 सदस्यों का जो कार्यकाल था वो कितना निर्धारित किया गया? तो 5 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। बंगाल के शासन के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय परिषद का निर्णय किस प्रकार से किया जाता था? तो बहुमत से करते थे। किस प्रकार से? तो बहुमत से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसको युद्ध तथा संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसको युद्ध तथा संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार प्रदान किए गए थे? तो गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सब आपको इस क्लास के माध्यम से कैप्चर करा दिया गया है। आप इसे याद कर लीजिएगा ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सवाल छूटने की संभावना कम रहे। तो मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।